दोस्तों आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे जाते हैं या इसी तरह के क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। और दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन का पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें। ऊपर आई बटन पर इन वीडियोस के लिंक हैं, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमने उन वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, मैन का फुल फॉर्म है, मतलब मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मैनेज एरिया नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब मैन हमारा तब यूज होता है जब हमें एक सिटीज़ के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है या हमारी जो रेंज है वो हमारी रेंज 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है तो हमारा वो मैन के अंदर आता है। अगर 1 किलोमीटर के अंदर है तो लैन के अंदर आता है। और सिटीज़ अगर आप दो कंट्रीज़ के बीच में है या 15-20 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज में तो हमारा वो वैन में आता है। मतलब तीनों तरह के नेटवर्क हैं। लैन अगर 1 किलोमीटर के अंदर का पूछे तो हमारा लैन में आता है, और 10-15-20 किलोमीटर तक है तो हमारा मैन में आता है, या वहाँ पर आता है कंट्री के अंदर, या जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लखनऊ, अगर इतनी दूर तक का नेटवर्क है तो हमारा किस में आता है? वैन में आता है। तो तीनों पे में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह में आंसर दे सकते हैं। 1 किलोमीटर रेंज के अंदर तो लैन, 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो मैन, और कंट्रीज़ के अंदर हो अगर वहाँ पर दो शहरों के अंदर हो तो वहाँ पर वो हमारा वैन में आता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो लाइनेक्स यहाँ पर जो होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से आप उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हो। और ओपन सोर्स का मतलब ये भी होता है कि इसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने होते, मतलब आप डायरेक्टली इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और दूसरा आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। इसलिए लाइनेक्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा ओपन सोर्स होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी डेटा, दोनों नहीं या इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका सही आंसर हमारा इनमें से होगा बाइनरी डिजिट। बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा होता है? बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डेटा होगा नहीं, और दोनों वैसे भी नहीं हो सकते और लास्ट वाला वैसे भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा आंसर ए होगा, यहाँ पर बाइनरी डिजिट होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2, F12 बटन को क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? मतलब जो कंप्यूटर कीबोर्ड पर ऊपर आपके F1 से लेकर F12 तक बटन होते हैं, इन बटन्स को क्या कहा जाता है? नंबर की बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है, दोनों, मतलब नंबर और फंक्शन की दोनों बोला जाता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फंक्शन की। मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F7, 6, 7, 8, मतलब 9, 10, 12 तक जितने भी हमारे ऊपर F1 से F12 तक होते हैं इन सबको फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरह में कि F1 से F12 तक जो बटन्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, स्कैनर किस तरह की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? दोनों, मतलब इनपुट या आउटपुट दोनों है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो होती है एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है? जो हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना होता है। अब हार्ड कॉपी हमारा क्या होता है, जैसे आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट करने के बाद क्या होता है, हम लोग इसको स्कैन करके फिर को हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारी हार्ड कॉपी थी उसको हम फिर से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर में भेज सकते हैं। यही काम हमारा स्कैनर का होता है। इसीलिए जो स्कैनर होती है वो इनपुट डिवाइस होती है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन काउंटर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन चेंज प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का मतलब होता है जो हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है। मतलब जो आपके पास डेटा आ रहा होता है, कोई भी डेटा आपके पास है, भले वो 100 MB की फाइल हो या 500 MB की फाइल हो, GB की फाइल हो, वो डेटा आपके पास छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। उन पैकेट्स को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो हमारे टीसीपी का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर,
MS वर्ड 2010 वर्जन डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? मतलब जो MS वर्ड 2010 का वर्जन था उसमें वहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? .docx होता है, .xlx होता है, .pptx होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा .docx। मतलब MS वर्ड 2010 या उसके बाद का भी वर्जन अगर आपसे पूछा जाए कि उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो .docx होता है। .xlx वाला हम पहले भी आपके इस वीडियोस में बता चुके हैं कि हमारा एक्सेल के लिए होता है, और .pptx ये आपके पावर पॉइंट का होता है। तो तीनों में से कोई भी आए तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। .docx MS वर्ड का, .xlx एक्सेल का, और .pptx पावर पॉइंट का होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, या 1 GB लिखा हुआ आएगा। 1024 मेगाबाइट 1 GB के बराबर या 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, प्राइमरी कहलाती है, या फ्लैश मेमोरी कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो होती है वो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब हमारी फ्लैश मेमोरी में आती है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क आता है, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आते हैं, और फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब हमारी फ्लैश मेमोरी में आते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर। जावा प्रोग्रामिंग की खोज किसने की? जेम्स गॉसलिंग ने, टिम बर्नर ली ने, डेनिस रिची ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा जेम्स गॉसलिंग ने। जावा प्रोग्रामिंग की खोज जेम्स गॉसलिंग ने की थी। फिर आते हैं अगले सवाल पर। फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? मतलब एक फोल्डर के अंदर भी अगर ढेर सारे फोल्डर आपने बना रखे हैं तो फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी बोला जाता है, सब फोल्डर बोला जाता है, सब फाइल बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा सब फोल्डर। मतलब अगर आपने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखे हैं तो उसे हम लोग सब फोल्डर के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर है, कैशे मेमोरी किसके बीच में काम करती है? CPU और रैम के बीच में, CPU और रोम के बीच में, CPU और हार्ड डिस्क के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा CPU और रैम के बीच में। कैश मेमोरी जो होती है वो CPU और रैम के बीच में काम करती है। मतलब कैश मेमोरी हमारा CPU और रैम के बीच में लगी होती है। अगर वो डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो CPU उस पर बहुत जल्दी से प्रोसेस करके हमें वहाँ पर आउटपुट दे देते हैं। अगर वहाँ रैम में होता है तो CPU तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कैशे मेमोरी किसके बीच में काम करती है, तो CPU मेमोरी, कैशे मेमोरी CPU और रैम के बीच में काम करती है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, या मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, रियल टाइम, या बैच प्रोसेसिंग? तो इसका सही आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब किसी भी सिस्टम पर अगर एक टाइम में आप एक से ज़्यादा वहाँ पर प्रक्रिया चला रहे हो तो उसको वहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। ALU डैश कंप्यूटर का हिस्सा है? प्रोसेसर का है, रजिस्टर का है, रोम का है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा प्रोसेसर का। मतलब ALU जो है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP, TCP दोनों, मतलब HTTP और TCP दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा HTTP। HTTP प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। इसका काम अगर पूछते हैं इसका काम क्या होता है, तो अगर आप वेब ब्राउजर्स में कुछ भी आप सर्च करते हो तो वहाँ पर रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक पहुँचाने का काम HTTP प्रोटोकॉल का होता है। मतलब वेब ब्राउजर से जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको वेब सर्वर तक पहुंचाने का काम HTTP प्रोटोकॉल का होता है। या बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि किस तरह का प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या इसका काम क्या होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था? फर्स्ट जनरेशन में आया था, सेकेंड जनरेशन में आया था, थर्ड जनरेशन में आया था, या फोर्थ जनरेशन में आया था? तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया था। फिर आते हैं अगले सवाल पर। हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच में, रिवोल्यूशन पर यूनिट मिनट में, राउंड पर मिनट में, या इनमें से कोई नहीं? इसका
सही आंसर होगा रिवोल्यूशन पर मिनट में। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा रिवोल्यूशन पर मिनट, या शॉर्ट फॉर्म में भी आता है आरपीएम लिखा रहता है। तो और हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापा जाता है, तो आरपीएम में मापा जाता है। या फुल फॉर्म पूछा जाता है आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। दोनों तरह से आप याद रखें, पूछा जाए रिवोल्यूशन पर मिनट तो भी उसका फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा। आरपीएम का फुल फॉर्म तो भी वहां पर रिवोल्यूशन पर मिनट, या रिवोल्यूशन पर मिनट किस लिए यूज होता है, हार्ड डिस्क की स्पीड को मापने के लिए यूज होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, बायोस की खोज किसने की, गैरी किल्डाल ने, बिल गेट्स ने, जैक किल्बी ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गैरी किल्डाल ने। बायोस की खोज गैरी किल्डाल ने की थी। फिर आते हैं अगले सवाल पर, फ्लॉपी डिस्क डेटा स्टोर कर सकता है 1.44 GB, 1.44 MB, 1.44 KB, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1.44 MB। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क में होता है डेटा जो होता है बहुत कम स्टोर होता है, 1.44 MB। अगर इस तरह में दिया है तो वहाँ पर जरूर ध्यान दें कि आपको GB नहीं है, KB नहीं होगा। जो फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर होता है वो 1.44 MB स्टोर होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, वह मेमोरी जो प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्राम होती है उसे क्या कहते हैं, पी रोम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, रैम बोलते हैं, या सभी, मतलब ये तीनों। तो इसका सही आंसर होगा पी रोम। मतलब वो मेमोरी जो प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्राम होती है उसे पी रोम कहते हैं। अब अगर इन तीनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आते हैं यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर दो सवाल आपके लिए हैं, विंडोज़ का पहला वर्जन कब आया था और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों अगर इनके आंसर्स आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।